नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। हफ्ते के 4 जो अहम डेवलपमेंट्स हैं उनको लेकर के एक बार फिर मैं हाजिर हुआ हूँ। चर्चा शुरू करते हैं लेह में हुई हिंसा पर, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई पुलिस कार्रवाई में। अब इस पूरे मामले पर घूम फिर करके सुई एक बार फिर कांग्रेस पर अटक गई है, जब भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मसले को कांग्रेस प्रायोजित बता दिया और कांग्रेस को ही वहाँ पर हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया है। वो इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 2 काउंसिलर की संलिप्तता की बात कही जा रही है। एक की पिक्चर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है, किस तरह से वो हाथ में एक डंडे जैसा कोई लेकर के लोगों को इंस्टिगेट करता हुआ नजर आया। दूसरे जो काउंसिलर हैं उनके बारे में इस तरह की बात है कि उन्होंने एक दिन पहले, हिंसा के एक दिन पहले शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को जमा होने के लिए भीड़ इकट्ठा कर ले और इंस्टिगेट करने की बात कही जा रही है। तीसरी बात ये कही जा रही है कि इस मामले को राहुल गांधी से भी जोड़ा जा रहा है, जब वो ये कह रहे हैं उनका एक इंटरव्यू फिनेंशियल टाइम्स में दिया गया है, जब वो ये कह रहे हैं कि वो जो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं वो आरोप जो है वो अनरेस्ट पैदा करने के लिए है। मतलब वो बेसिकली इस तरह की बात है, भाषा की जो एक कन्फ्यूज़न या एक इस तरह की बात अनरेस्ट जैसा, जिससे लोग सड़कों पर उतरे और विरोध करें, और इसके पीछे पर्पस वही बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरे देश में चल रहा है वो उसी तरह का माहौल चल रहा है। और जिस तरह से जो चाहे सोनम वांगचुक की भूमिका रही हो, इसलिए कि सरकार की तरफ से जो बताया गया है उसमें सीधे तौर पर सोनम वांगचुक को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। तो कुल मिलाकर के लेह की हिंसा में कांग्रेस की भूमिका को लेकर के बहुत साफ तौर पर बात कही जा रही है। दूसरा मसला ये है कि सोनिया गांधी ने फिलिस्तीन में जो लगातार हमले हो रहे हैं उन हमलों को लेकर के प्रधानमंत्री को घेरा है और ये कहा है कि प्रधानमंत्री की जो इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनकी जो व्यक्तिगत उनसे संबंध हैं, उन संबंधों के कारण जो है भारत की जो पॉलिसी टुवर्ड्स इज़राइल और फिलिस्तीन है वो ऐसी है, उसमें ह्यूमैनिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक जो व्यवहार होता है वो मिस करता है। अब इसमें सबको मालूम है कि भारत ने जो इसका स्टेटेड नॉर्म है, मतलब जो स्टेटेड पॉलिसी है, उसको सपोर्ट करते हुए जो इज़राइल और फिलिस्तीन का 2 नेशन थियरी है उसको यूएन में भी सपोर्ट किया है। लेकिन अब सोनिया गांधी या गांधी परिवार जो है वो एक तरफा ह्यूमन राइट्स की बात करता है। 7 अक्टूबर 2023 के हमलों पर कांग्रेस ने कोई बात नहीं की थी, लेकिन कांग्रेस का जो रेजोल्यूशन एक पास हुआ था कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, उसमें 2024 के चुनाव से पहले, उसमें फिलिस्तीन के सपोर्ट में कई बात कही गई थी। एक पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी एक फिलिस्तीन के समर्थन में बैग लेकर के घूमती नजर आई, और अभी ये तीसरी बार सोनिया गांधी जो है वो फिलिस्तीन के समर्थन में नजर आई। दूसरी तरफ इज़राइल जो हिंसा का शिकार होता है वो नज़रअंदाज किया जाता है एग्जैक्टली वैसे ही जैसे भारत में जो हिंसा होती है, आतंकवादी हिंसा, उस आतंकवादी हिंसा में सिर्फ इसलिए गांधी परिवार
उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलने के लिए होता है कि उसमें मुस्लिम इन्वॉल्वमेंट नज़र आता है। खैर, तीसरा मसला जो है वो ये है कि पूर्व होम सेक्रेटरी और केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हुए हैं और वो लगातार जो है अपने ही पार्टी के नेताओं या अलायंस पार्टनर्स पर आक्रमण कर रहे हैं और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसमें दो चीज़ निकल कर के आई है। एक ये कि उनका अपना कहना है कि अगर पार्टी 4 लोगों को टिकट देती है जिनके नाम उन्होंने सीधे तौर पर कहे, तो वो पार्टी के खिलाफ भी प्रचार करेगी। अब वो 4 नाम कौन कौन से हैं? ये हैं बीजेपी के राघवेंद्र सिंह और अमरेंद्र प्रताप सिंह, जनता दल यू के भगवान सिंह कुशवाहा और राधाचरण शाह। अब ये 4 लोगों के खिलाफ प्रचार चल रहे हैं और इनका आरोप ये है कि इन्हीं लोगों के कारण वो अपना लोकसभा का चुनाव हार गए, जहां से लेफ्ट जीत करके आ गई है। अब इन सब परिस्थितियों को अगर आप देखिए तो जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं बिहार के, और किसी भी समय बिहार में चुनाव की घोषणा हो सकती है, उन परिस्थिति में एक बड़ा नेता जो केंद्रीय मंत्री रहा हो, 2 बार का सांसद रहा हो, होम सेक्रेटरी रह चुके हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, उनका इस तरह का बात करना पार्टी के लिए संकट का कारण है। और अपर कास्ट जो इस तरह की बात आ रही है कि अपर कास्ट जो है वो बीजेपी से मतलब वो थोड़ा जो है वो जन स्वराज पार्टी की तरफ भी आकर्षित हो रहा है, और अगर अपर कास्ट ने इस तरह से बिहेव किया तो बीजेपी के लिए मुश्किल वाली स्थिति आ जाएगी, इसलिए कि ओबीसी का एक सेक्शन वोट ही मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, जो एमबीसी है। बाकी यादव और मुस्लिम तो कहीं से आता नहीं, वो आरजेडी पर ही जाता है। तो ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय है। अब चौथा एक विषय है जो महत्वपूर्ण है। आजम खां जेल से छूट गए, उनको जेल से लेने कोई नहीं गया। कम से कम जो यादव फैमिली है जो उसका कोई भी सदस्य उनको जेल से लेने नहीं गया। रुचि वीरा जो सांसद हैं वो गई थी, मुरादाबाद की सांसद हैं, और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अपना एहसान चुकाने गए इसलिए कि मुरादाबाद की जीत के पीछे आजम खां, मुरादाबाद में उनकी जीत के पीछे आजम खां की बड़ी भूमिका थी। लेकिन अब इसमें बात इतनी सी है कि कोई बुलाने नहीं गया, अखिलेश नहीं गए, डिम्पल नहीं गई, धर्मेंद्र भी नहीं गए, अक्षय भी नहीं गए, या शिवपाल भी नहीं गए, रामगोपाल भी नहीं गए, और कोई छोटा नेता भी पहला फर्स्ट यादव फैमिली जो है उससे नहीं गया। लेकिन अखिलेश यादव ने कॉन्फ्रेंस करके ये जरूर कह दिया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो उनके खिलाफ जो भी मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएंगे। क्या ये संवैधानिक रूप से संभव है और क्या इसके खिलाफ लोग अदालत नहीं जाएंगे? लेकिन ऐसा लगता है कि अखिलेश जो हैं वो अपनी राजनीति करके मुसलमानों का वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ नहीं खड़े नजर आए। और इसकी शिकायत भी जो आजम खां के सुपुत्र हैं अब्दुल्ला आजम, उन्होंने की। फिर भी जो समाजवादी पार्टी है उनकी सेहत पर इतना फर्क नहीं पड़ा और वो नहीं है। अब वो अखिलेश नहीं पहुँचे या उनकी पत्नी या उनके परिवार का कोई नहीं पहुँचा, उसके और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन ये जो कयास हैं, इसके बाद से कयास लगने लगे थे कि आजम खां जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम सकते हैं, जिसको उन्होंने नकार दिया। हालांकि उनके पास MIM और कांग्रेस इस तरह के और भी ऑप्शंस उपलब्ध हैं, यहाँ तक कि वो अपनी पार्टी भी लॉन्च कर सकते हैं। इस तरह की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। हम सब की नज़र रहेगी इस पर, क्या होगा कैसे होगा इस पर।
2027 का चुनाव निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण होने वाला है, न केवल समाजवादी पार्टी कांग्रेस के अलायंस को बल्कि भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस के लिए। और उसमें मुस्लिम वोटर्स जो 19% के आसपास हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वो 20% के ऊपर हो गए हैं, उस पर सबकी नज़र रहेगी, इसलिए कि आजम खां उस वोट बैंक में एक बड़े प्लेयर हैं और कोई भी दूरी समाजवादी पार्टी से उनके लिए मुश्किल ला सकती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।